फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने इलेक्ट्रिक डायपोल है। अगर इसके सेंटर से आप लोग एक प्लेन काटेंगे जो कि बिल्कुल सीधा जाएगा, वो उसका इक्वेटोरियल प्लेन कहलाएगा, जो इसे दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। राइट, तो इस प्लेन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट रख दें या फिर कोई भी टेस्ट चार्ज रख दें, उसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उसे हमें कैलकुलेट करना है। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने किसी भी डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर आप लोग कोई भी पॉइंट रख दीजिए, वहां पर आप लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, ये चीज हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन के लिए डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक डायपोल है जिसके दो चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, जो कि कुछ इस दूरी पर पड़े हुए हैं, जहाँ पे पहला हाफ ए है, दूसरा हाफ ए है, टोटल 2a है। बीच में से सेंटर से एक प्लेन जा रहा है, एक लाइन जा रही है। राइट, इसको इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। अब देखिए, सेंटर से जितनी भी लाइनें जाएंगी ना, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये सब इक्वेटोरियल प्लेन ही कहलाएंगी। राइट, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी जो लाइनें होगी जो अलग अलग पॉइंट से जाएंगी, जो कि सेंटर से ना जाएंगी, उसको आप लोग अलग अलग पॉइंट कहेंगे। लेकिन जो भी सेंटर से लाइन जा रही है उसको इक्वेटोरियल लाइन ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायपोल को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक है साहब, इसके ऊपर हमें कोई भी पॉइंट मानना है P। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक सर्टेन डिस्टेंस पे P मान लिया, जिस डिस्टेंस को आप लोग X लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि ये दोनों चार्जेस मिलके इस P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और हमें इन दोनों को कैलकुलेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है। दैट्स वेरी सिंपल, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस पॉजिटिव चार्ज की, तो इस P पॉइंट पे किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, तो कुछ इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगी, यानी कि P से कुछ इस डायरेक्शन में बाहर निकलती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसको आप लोग लिख सकते हैं E+Q। इसी तरीके से ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इस P पॉइंट पर किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके अंदर की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सो कुछ इस तरीके से खींचेगा ये अपनी तरफ इसको। राइट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल आपके सामने तैयार हो जाता है। अब देखिए, चूंकि हमें पता है कि जो बीच वाली जो लाइन है ये नीचे वाले बेस को दो हिस्सों में बांट रही है, ए और ए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसमें दो राइट ट्रायंगल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये राइट ट्रायंगल जो हो जाते हैं, तो यहां से हम लोग इन दोनों लाइंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई, एक ट्रायंगल तो ये है जिसमें बीच वाले की वैल्यू जो है वो x है, यहाँ पर नीचे वाले की a है, तो इस हाइपोटेनिस की वैल्यू निकाल सकते हो आप इजीली। क्या निकलेगी? x² + a² का अंडर रूट, या फिर 1/2 लिख सकते हो। इसी तरीके से सेम इधर की तरफ भी यही होगा, x है बीच में, इधर a है, तो वैल्यू निकलेगी x² + a² की पावर 1/2। इसी तरीके से ये जो ट्रायंगल है इसके जो दो एंगल्स हैं, ये थीटा और ये थीटा, ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये ट्रायंगल जो है बिल्कुल बराबर दो राइट ट्रायंगल्स के मिलकर के बना हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना है, इस प्लस जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उससे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना, और फिर माइनस से करना, और फिर दोनों को कैलकुलेट करना है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो क्या होगी? हमें पता है चूंकि ये पॉइंट चार्ज है, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो E = 1/4πε0 Q/r², पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से निकलेगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी E+Q = 1/4πε0 Q/में x² + a²। कैसे लिखा कि r की जगह वैल्यू रख दी x² + a² की पावर 1/2, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए वो जो हमारा अंडर रूट है वो खत्म हो जाए, इसलिए x² + a², यानी कि E+Q की वैल्यू ये होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव वाले चार्ज की निकालिए, E-Q = 1/4πε0 Q/में x² + a²। सेम रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों रहेगी सेम? क्योंकि वही r की वैल्यू है, सब कुछ वही है, पॉइंट चार्ज से निकालनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इस वक्त डायरेक्शन नहीं निकाल रहे हैं। तो अब ये दोनों की दोनों वैल्यूज बराबर आई हैं, तो आप लोगों को इससे क्या समझ में आया? हमें इस चीज से ये समझ में आता है कि ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक जो प्लस की तरफ से इधर से जा रही है और एक जो माइनस की तरफ से इधर से जा रही है, दोनों की दोनों बराबर है, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का इफेक्ट भी बराबर है। समझे आप लोग कि भाई ये जो प्लस वाला लगा रहा है ये भी उतनी लगाएगा, और ये माइनस वाला लगा रहा है ये भी उतनी लगाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो पॉइंट है या फिर यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी और कितनी लगेगी, ये कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज तो बराबर आ गई। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं एक बिल्कुल पैरेलल लाइन जो कि बेस के बिल्कुल पैरेलल होगी एक लाइन मान ली है मैंने। हालांकि इस लाइन का मेरा कोई मेन मकसद नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि मुझे रिजल्टेंट निकालना है, राइट। अब रिजल्टेंट निकालना है तो मैंने बिल्कुल पैरेलल मानी है, तो ये जो आपका एंगल थीटा है इसके बराबर ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरीके से ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये मैंने लाइन इसलिए मानी है क्योंकि मुझे ये देखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एग्जैक्टली इस पी पॉइंट को कितनी डायरेक्शन में ले जा सकती है। मतलब ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव वाली, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड से बनी है दूसरे शब्दों में। तो देखिए इस पी पॉइंट पर ये पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, या तो इसको ये इधर बिल्कुल सीधा बेस की डायरेक्शन में लेके जाएगी कुछ इस तरीके से, जिसको आप लोग कहते हैं ई कोस थीटा। ठीक है, ये कोस थीटा वाला फैक्टर है। इसी तरीके से ये इसको ऊपर की तरफ भी ले जा सकती है, यानी कि परपेंडिकुलर, जिसको आप लोग ई साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो मेरी नेगेटिव वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये भी इसे दो डायरेक्शन में ले जाएगी। या तो ये बिल्कुल ई कोस थीटा की डायरेक्शन में इसको सीधे लेके जाएगी, या फिर परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ ई साइन थीटा की तरफ ले जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली किया ये है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने दो दो वेक्टर्स में तोड़ दिया है, ऊपर वाली को इन दो वेक्टर्स के अंदर, नीचे वाली को इन दो वेक्टर्स के अंदर। क्यों तोड़ा है? जिससे कि मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल सके। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें मालूम है कि एक तो ये ई साइन थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ई साइन थीटा नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखिए, फिर बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं, इस बार फिर बता रहा हूं कि इस पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसे ऊपर की तरफ ले जाना चाहती है, दूसरी इसे नीचे की तरफ ले जाना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगी। भाई आप समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप बीच में बैठे हैं, एक 50 किलो का आदमी आपको इधर की तरफ से खींचता है, एक 50 किलो का आदमी आपको इधर की तरफ से खींचता है, तो क्या दोनों के दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं कर देंगे? आप तो बीच के बीच में रहेंगे ना। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन कई बच्चों को क्या है, इसमें कंफ्यूजन आता है कि कैंसिल कैसे हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैंसिल नहीं हो रही है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ई साइन थीटा बीइंग अपोजिट टू ईच अदर, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, यानी कि ये वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर जो ई कोस थीटा है वो सबके सब सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ई कोस थीटा जुड़ेंगे। अब कितने ई कोस थीटा है? दो ई कोस थीटा है, एक पॉजिटिव की तरफ से एक नेगेटिव की तरफ से, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने पे हम लोग लिखेंगे 2e कोस थीटा, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट वैल्यू है ई नेट इज इक्वल्स टू में 2e कोस थीटा। अब यहां पर आपको e की जो है वो वैल्यू रखनी है, आराम से रख दीजिए। e इज इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को कोस थीटा की वैल्यू रखनी है। आप लोग कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोस थीटा की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे ये मैंने थीटा एंगल बराबर माना है, तो यानी कि यहीं से उठाएंगे, इसी ट्रायंगल में से उठाएंगे, तो इसी ट्रायंगल में से कोस थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? कोस थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है? बेस अपॉन में h, b अपॉन में h होता है ना। तो बेस क्या है? बेस हमारे पास a है, और h की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए e इज इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। अब इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, दोनों को जोड़ देंगे दोनों पावर्स को। क्यों? क्योंकि इसका बेस भी इक्वल है। तो e इज इक्वल्स टू में 2qa अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2qa है ये आपको क्या बता रहा है कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू है। तो इस चीज को पूरे को आप लोग P लिख सकते हैं। तो इस पूरी चीज को आप लोग P लिखेंगे, तो मैं अलग अलग लिख देता हूं। E इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग, P अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलके इधर इक्वेटोरियल प्लेन पे किसी पॉइंट पर लगाएंगे। अब यहाँ पे वापस एक और हम केस मानेंगे कि अगर a की वैल्यू बहुत छोटी हो बजाय कि इस x के, यानी कि ये जो x है बहुत बड़ा हो, यानी कि पॉइंट बहुत दूर रखा हुआ हो इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर, तब हम लोग x जो है बहुत बड़ा है a से, तो a को जो है नेग्लेक्ट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो आप लोग a को नेग्लेक्ट करोगे तो e इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में यहाँ पे x स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x क्यूब। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है ये तब निकलेगी जब आपका जो पॉइंट है वो बहुत दूर रखा होगा इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। तो हम लोग बहुत दूर मान के चलते हैं, तो दोनों में से किसी चीज को आप लोग लिख सकते हैं।
दो फॉर्मूलास आपके सामने निकल के आते हैं। तो ये हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन जो है यहां पर देखिए, इससे ही पता चल रहा है, डायग्राम से ही पता चल रहा है, इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, यानी कि आपका जो P है जो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है उसके बिल्कुल अपोजिट जाएगी। क्यों? रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में निकला है ना, राइट। अब इसी तरीके से इस पूरे इक्वेटोरियल लाइन में आप लोग पॉइंट को कहीं पे भी रख दीजिए, चाहे सेंटर में रख दीजिए चाहे नीचे रख दीजिए, हर बार जो आपकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो अपोजिट जाएगी P के। और वहां पे एक्सेल में क्या हो रहा था, वो बिल्कुल डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में जा रही थी, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव। तो दोनों में जो फर्क है वो ये है कि एक्सेल लाइन में जो डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में जाती है और यहां पर उसके अपोजिट जाती है। तो ये तो एक कंपैरिजन है। दूसरा जो कंपैरिजन है हम लोग कर सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला अगर आप लोग एक जैसा लिखेंगे, यहाँ पे पहले वाले का जो फॉर्मूला था एक्सेल वाले का क्या था, 1/4πε0 2p अपॉन में r क्यूब। ये वाला जो है वो कितना है, E = 1/4πε0 p अपॉन में r क्यूब, राइट। यहाँ मैंने r लिख दिया x की जगह, आप लोग x भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों फॉर्मूलों में एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू p है, यानी कि इस इक्वेटोरियल वाले में, और यहाँ पे एक्सेल वाले में 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेल लाइन के अंदर कोई पॉइंट रखा हो तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगती है बजाय के इक्वेटोरियल प्लेन के या फिर इक्वेटोरियल लाइन के, मतलब दुगनी लगती है। मतलब ये हुआ कि आप कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी टेस्ट चार्ज जो है वो एक्सेल लाइन में आकर के रखेंगे ना, तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसकी वैल्यू डबल होगी बजाय के इक्वेटोरियल प्लेन के। अब चाहे आप लोग इक्वल डिस्टेंस पे रख दीजिए, यानी कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर यहाँ रखा है एक्सेल लाइन पे, या फिर 5 सेंटीमीटर आप लोगों ने यहाँ रखा है इक्वेटोरियल प्लेन पे, राइट। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो एक्सेल लाइन पे ज्यादा लगेगी। ठीक है साहब, ये दूसरा कंपैरिजन हो जाता है। अब इसी का जो कंपैरिजन आप लोग कर सकते हैं इक्वेटोरियल वाले का पॉइंट चार्ज से। देखिए पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 q अपॉन में r² या फिर x², जो भी आप लिखें। और डायपोल का जो फॉर्मूला हो गया, मतलब इस इक्वेटोरियल प्लेन वाले का, वो हो गया 1/4πε0 p अपॉन में r³। तो दोनों में फर्क ये हुआ कि अगर किसी पॉइंट चार्ज के पास आप लोग कोई पॉइंट रखते हैं या फिर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो r² के हिसाब से कम होती है। यानी कि मान लीजिए कि r की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4, यानी कि 4 टाइम्स घटेगी अगर आप दूर लेके जाएंगे। वहीं अगर किसी डायपोल के पास आप लोग कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, उसमें भी अगर आप इक्वेटोरियल प्लेन की बात करें, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो r³ के हिसाब से घटती है। यानी कि अगर मान लीजिए r की वैल्यू 2 है तो वो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 8 टाइम्स घटेगी। समझे आप मैंने क्या कहा? पॉइंट चार्ज के पास रखोगे तो उसको दूर ले जाओगे तो वो 4 टाइम्स के हिसाब से घटेगी, यानी स्क्वायर के हिसाब से। और डायपोल के पास रखोगे इक्वेटोरियल प्लेन में तो वहां पर क्या होगा, वो 8 टाइम्स यानी कि क्यूब के हिसाब से घटेगी। तो ये एक फर्क है इसमें और पॉइंट चार्ज में। तो मैंने क्या किया कि इक्वेटोरियल वाले को एक्सेल से भी कंपेयर कर दिया और पॉइंट से भी कंपेयर कर दिया, और दोनों के रिजल्ट्स भी हम लोगों ने देख लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही हो, आपको जो चीज़ मैंने समझाई वो आपको समझ में आई हो। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।